मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे हेमंत सर के बारे में। हेमंत सर ने कक्षा 10 की पढ़ाई बढ़ावा इंटर कॉलेज से की है और कक्षा 12 की भी पढ़ाई बढ़ावा इंटर कॉलेज से की है। पढ़ाई के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की है। फिर ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपनी जॉब की वर्तमान में रेलवे की जॉब में चयनित हुए हैं। आपका क्या नाम है? और क्लास? 9। और आप? My name is Priyanka. I am studying. My name is Priyanka. I am studying in class 10th. I am studying in मेरा नाम आशीष है और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। My name is Mayank Kuswaha. I am studying in class 10th. My name is Sushma Kuswaha. I am class 10th. आप? My name is Sushma और? I study in class 9. My name is Nalini Kuswaha. I study in 9th class. My name is Kavita Verma. I study in class 9. My name is Tanu Kushwaha. I am studying class 9. भारत सबसे पहले 9th वाली है बताओ। अब भारत क्या है? देश है। किसका? हमारा देश। तो आप में से कोई भारत का नक्शा ड्रॉ कर सकता है क्या? बना सकता है? देख के नहीं, बगैर देखे। देखो अब इसका नक्शा आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है उसका। तो कोई सामान्य सी जानकारी इसमें है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा तो सिलेबस में होगा भी नहीं, आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत ही होगा। भारत के पड़ोसी देश के बारे में तो जानते हैं ना? हाँ, और यहीं अगर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दें आपसे कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तिब्बत तो उत्तर में पहुंच गया। आप बताओ। तमिलनाडु तो भारत का राज्य है। हम देश की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान है पश्चिम में। तो पूर्व में क्या है? नेपाल, बांग्लादेश। पूर्व में बांग्लादेश है और नेपाल, म्यांमार। वो तो उत्तर में होगा। म्यांमार है। ठीक है, तो ये सामान्य सी जानकारी ही है आपके सिलेबस में, और कुछ भी नहीं है। ये तो आपको ओरली याद हो जाना चाहिए। सबसे बढ़िया है, देखो भूगोल अगर आपको याद करना है तो आपको सबसे पहले मैप देखना पड़ेगा। मैप देखोगे, उसके अनुसार याद करोगे, तब जल्दी याद है। सीरियल मूवी वगैरह तो सब लोग देखते हैं ना, वो जल्दी याद आ जाती है। कि गंगा की सास ने कल यमुना को मारा है, उसमें ऐसे रहते सीरियल, वो जल्दी याद रहते हैं। तो हमें विजुअल मेमोरी जल्दी याद हो जाती है, इसलिए आपको ना मैपिंग से भूगोल को याद करना चाहिए। और ज्यादा कुछ तो भूगोल का भौतिक स्वरूप का मतलब है फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। भौतिक स्वरूप में यानी कि आप पहाड़, नदियां, पठार, हिमखंड, दर्रे जानते हो? दर्रे, इनको इंग्लिश में पास बोलते हैं। पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। तो यानी कि कुछ भू आकृतियां ऐसी होती हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। जैसे मान लो आप कहीं जाना चाह रहे हो, ठीक, बीच में सामने पहाड़ आ गया, ऊंचाई बहुत है, क्या आप उसको क्रॉस कर सकते हैं? अब ऐसा थोड़ा ना कि दशरथ माझी बन जाओगे, लेह तोड़ा धे तो बस तोड़ना शुरू कर दिया है। वो भी डिपेंड करता है टाइम कितना है, आपको कहाँ पहुंचना है और किसको तोड़ना चाहते हैं। तो कहीं कहीं ना प्रकृति ने खुद ही रास्ते प्रोवाइड किए गए हैं छोटे छोटे दुर्गम इलाकों में निकलने के लिए। यानी कि पहाड़ की बहुत सारी श्रृंखला है, लंबे पहाड़ हैं, तो वहां कहीं कुछ हिस्सा ऐसा होगा जैसे कि एक पहाड़ ये है इस तरह से, ठीक,
और दूसरा पहाड़ ये है इस तरह से। लेकिन जो बीच में ये इलाका है, यहाँ से बर्फ जमी हो, मान लो यहाँ से ये बर्फ रिस रिस के ऐसी आती है, क्यों यहाँ से बर्फ रिस रिस के इधर आती है। यानी कि सीधा सा कहना क्या है, बहाव तो नीचे की साइड होता है ना। Yes, sir. पानी अगर हम यहाँ एक गिलास पानी गिराते हैं तो अगर ढलान इस तरफ है गेट की साइड को, तो पानी उस तरफ ही जाएगा। Yes, sir. ढलान को अनुसरण करेगी, प्रवणता ढलान एक ही चीज है, मैथ में भी पढ़ते हैं आप। तो यहाँ से बहाव इस तरफ आएगा पानी का, यहाँ गहराई पहले से है, देख रहे हो आप, ये पहाड़ का हिस्सा है, ये आपका है समतल मान लो, तो ये पहाड़ का ऊंचाई है, तो इस तरफ आएगा। इस तरफ ये दोनों पहाड़ों के बीच धीरे धीरे बारिश से और ज्यादा कटता चला जाएगा, बारिश का पानी आएगा, पानी रोज आ रहा है हिमखंडों का रिस रिस के, ये कटता चलेगा। यानी कि ये इलाका इस समतल के इलाके के बिल्कुल लेवल में होगा, लेवल में या कम ऊंचाई पे, या थोड़ा हो सकता है गहराई भी हो। तो आपको ये पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा उस तरफ, आप इसके नजदीक नजदीक, हो सकता है यहाँ नदी हो या छोटी जलधारा हो या बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितना यहाँ हिमखंड है, कितनी धूप है, वो कितना पानी आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसके पास पास तो रास्ता जरूर मिल जाएगी आपको निकलने के लिए। तो इस पहाड़ यानी ये पूरी पर्वत श्रृंखला है एक लंबी, कई किलोमीटर दूर तक ये भी, लेकिन इन दोनों के बीच से ये छोटा सा जो रास्ता आपको मिल रहा है, इसे ही दर्रा बोलते हैं हिंदी में, और ऐसे ही इंग्लिश में पास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी भू आकृति ऐसी हैं जहाँ पे ऊंचाई है, पठार है, पहाड़ है। लेकिन अगर आपको एक जगह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए प्रकृति द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सकरा इलाका जिससे आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, उसे ही दर्रा बोलते हैं, उसे ही पास बोलते हैं। पहाड़ हो गए, नदी हो गई, पठार क्या होता है? बहुत बड़े हुए नहीं, बहुत बड़े बड़े आता कुएं टाइप। किसी ने पढ़ा है? पठार होता है, देखो पहाड़ की एक क्या है, ऊंचाई ज्यादा होती है, ठीक, और थोड़ी तीक्ष्ण ऊंचाई रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है पहाड़ी की ऊंचाई कम होती है, करीब करीब 800 मीटर के आसपास। 800 मीटर से जो ऊंचा होता है उसे पहाड़ कहते हैं, ठीक है। 800 मीटर तक के जो पहाड़ रहते हैं छोटे छोटे, उन्हें पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से शेप में रहते हैं, कॉनिकल शेप में या शंकुधारी है। थोड़े और भी शेप हो सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने बनाए हैं, हम नहीं बना रहे हैं, नहीं तो हम अपने हिसाब से एंगल डिसाइड करके भी बना सकते थे। लेकिन कुछ आकृतियां इस तरह से भी होती हैं कि वो कुछ इस तरह से होंगी, जैसे मान लो ये समतल है, ये अपने यहाँ का इलाका है, यानी कि मान लो बड़ा होंगे इस तरफ साइड। अब हम झांसी की साइड देते हैं, पहाड़ का कोई काम नहीं रहा यहाँ। अब ये कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक। अब ये यहाँ क्या है, ये मैदानी इलाका है, लेकिन इसकी हाइट ना धीरे धीरे बढ़ गई है। लेकिन देखा जाए ये भी तो एक समतल ही है, यस सर, है ना। लेवल इसका भी एक सा है, ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ इस तरह से हो, नहीं है ना। ये जो ऊंचाई है इस लेवल से, अब ये इस हिस्से को अपन पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पठार। यानी पठार का जो क्षेत्र है वो ऊंचा रहता है। लेकिन कहीं तो ऐसा होगा, एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से गहरे हो गए, हमने अगला पांव रखा हुआ हम नीचे गए हैं 100 मीटर नीचे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है या धीरे धीरे ऊंचाई घटती है। तो जो समतल मैदान से अपेक्षाकृत ऊंचे रहते हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है आपका एक पहाड़ भी हो कुछ इस तरह से, लेकिन पहाड़ की अपेक्षा कम और अपेक्षाकृत समतल इलाका हो, उसे बोलते हैं पठार, ठीक है। तो अब ये जब तक आपको माइंड में आप विजुअली समझेंगे नहीं कि वास्तविकता में पठार होता क्या है, पहाड़ होता क्या है, नदी किसे बोलते हैं, सहायक नदी किसे बोलते हैं, मैदान कैसे बनते हैं, कैसे मरुस्थल बोलते हैं, जब तक आपको थोड़ा ना याद होगा वो, है ना। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा नंदिनी किसका नाम है, तो हम क्या पता कर पाएंगे कि वो वास्तव में कितनी पढ़ती है, कितनी होशियार है, नहीं पता ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए, हमें वास्तविकता परिभाषा पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो हम नाम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वास्तव में वो क्या है। यानी कि नाम लेते ही हमें विजुअली माइंड में उसकी कल्पना हो जानी चाहिए कि वो वास्तव में किसके बारे में बात कर रहे हैं।
अब जैसे हमने किसी को नाम ले लिया, हमने नाम ले लिया ऐसे ही भानु का, ठीक। कोई जानता है भानु क्या है? ये तो आप पढ़ रहे हैं इसलिए बोल दिया। अब हम भानु का नाम ले रहे हैं, भानु कौन हो सकता है? लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हो सकता है हमारे किसी पेट का नाम हो, बैल, बछड़ा, कुत्ता, बंदर, किसी का भी नाम हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता हो भानु असली में नाम है किसका, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे ना। यानी विजुअली मेमोरी में आपको ये पता होना चाहिए वास्तव में जो नाम है वो है किसका, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। भूगोल सबसे सरल विषय है, बहुत ही सरल विषय है। पहला हो गया मैप से पढ़ो आप, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है आपको उनके कीवर्ड्स पता होना चाहिए, वोकैब, यानी कि पठार अगर नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए पठार है क्या चीज, ठीक। जब आपको पठार होगा पता, तभी तो आप पता चल पाएगा कि पठार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या खासियत होती है, और पठार के क्या क्या फायदे हैं, और वो किस चीज के बने होते हैं, तभी तो पता चल पाएगा। अब अगर यही पता नहीं है कि पठार होता क्या है, तो आप क्या पता पाएंगे भारत के किस इलाके में पठार पाए जाते हैं? नहीं ना। तो दो ही चीजें हैं, एक तो कीवर्ड्स, दूसरा मैप बेस्ड अप्रोच। इन दोनों चीजों को जब आप खास करके भूगोल सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आपको भूगोल बाकी अपेक्षाकृत जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही इजी लगेगा, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, दो चीजें ही ये ध्यान देना है। एक तो वोकैब आपका, कि आपको शब्द की परिभाषा अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और दूसरा मानचित्र बेस्ड तैयारी करनी है। ये लिख लो आप सामाजिक विज्ञान में भूगोल के पढ़ने के लिए, लिख लो जल्दी। कहीं भी लिख लो, नोट्स पर घर पे बना लेना, ठीक है। कि शस्त्र ना होने पर हम पहिए ही निकाल लें रथ का, और इतना तो बाहुबल भी नहीं है, साइकिल का पहिया तो निकलता नहीं है बगैर स्पेनर के, तो रथ तो दूर की बात है। इंस्ट्रूमेंट है सारे लेके जाओ, एक्स्ट्रा भी। पहला था आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, कीवर्ड्स। यानी कि शब्दावली कह लो इसको हिंदी में, सब्जेक्ट बेस्ड शब्दावली होती है ना। हर एक विषय में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो उस सब्जेक्ट की गहराइयों तक हम पहुंच सकते हैं। तो वो शब्दावली याद करनी है। शब्दावली मतलब सिर्फ शब्द याद नहीं करनी है, उस शब्द का क्या मीनिंग है, इमेज क्या है उसकी वास्तविकता में। यानी कि भूगोल पूरा इमेज बेस्ड ही सब्जेक्ट है। बेझिझक हाथ उठाइए, ऐसा नहीं है कि हाथ उठाने वालों से हम कुछ मांग लें। चलो हाथ नीचे। इतिहास बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, पहले हमें भी कठिन लगता था, लेकिन जब पढ़ो उसको अच्छे से समझो तो समझ में आएगा इतिहास है क्या। इतिहास में दो चीजें ज्यादा कॉमन रहती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि घटना कब हुई, और इसका कोई इलाज नहीं है। जो डेट है, स्पेसिफिक जो समय है, उसको तो आपको याद करना ही होगा, वही तो याद नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों हुई,
और कैसे हुई, ये सब याद हो सकता है आराम से। ठीक है, एक तो क्या है, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? पिछले परसों की बातें जानने क्या पढ़ते हैं वो नहीं, क्यों पढ़ते हैं? पिछला समय याद आए। नहीं, इतिहास पढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है। किसी स्कॉलर ने कहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब आप ये बताओ, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना होगा, उसका कोई समय पीरियड तो कंफर्म है नहीं, बट उसके बाद क्या युद्ध नहीं हुए? क्या युद्ध नहीं हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? आगे उस गलती को हमें ना दोहराना पड़े, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं कि बीते समय में जो गलतियां हुई हैं, क्यों हुई हैं, क्या कारण रहे हैं उनके, उनसे हम सीखें और आगे से उन गलतियों को ना दोहराएं। यही आपकी पढ़ाई में भी होता है ना? आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं या परीक्षा लिखते हैं, जैसे कि अभी वो हो गई, क्या बोलते हैं इसको, प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि आपको पहले से पता चल जाए एग्जाम कैसा होगा, हमारी अभी क्या अप्रोच है, हम अभी कैसे टैकल करने वाले हैं उसको। तो अभी हम जब प्री बोर्ड लिखेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हम अभी प्री बोर्ड नहीं, हम बोर्ड ही दे रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद टीचर उसका एवोल्यूशन करेंगे, देखेंगे, परीक्षण करेंगे, विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि आपकी उसमें क्या कमियां रही। ऐसा ही होता है इतिहास में। आप पहले की घटनाओं को सीखते हैं, पढ़ते हैं, कारण उसमें सभी लिखे रहते हैं कि किस कारण की वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, क्या उस समय परिस्थिति हुई थी, ताकि आप उनको सीख पाए, आगे भविष्य में उन चीजों से बच सकें, है ना? इसीलिए इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास में हमें दो चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं, एक तो समय, दूसरा चेंज, बदलाव, कैसे बदली है दुनिया, कैसे हम पहले आदि मानव थे और अब जाके हम इतने ज्यादा सभ्य समाज में हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ लोग अब असभ्य भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आदि मानव से लेके हम अभी तक का इतिहास तो पढ़ते ही हैं। आदि मानवों का इतिहास शायद 9th की क्लास में है या हट गया हो सिलेबस से। तो एक तो बदलाव अपन को याद रखना है कि क्या क्या बदलाव हुए, और क्यों बदलाव हुए, ऐसे आपको याद करना होता है। अब देखो इसमें 9th के सिलेबस में क्या क्या है। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, नासीवाद, हिटलर, यानी कि पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, विश्व में कैसे कैसे परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन राजाओं के शासन को कैसे उन्होंने लोकतंत्र में बदला, क्या कारण रहे और कैसे बदलाव हुआ, कितने समय में हुआ, वो सारा इसमें लिखा है। एक हिस्ट्री क्या है, स्टोरी पढ़ते हैं वो। क्या आप ये बताइए, क्या भारत में तमिलनाडु का व्यक्ति है, क्या आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है? मिलता है ना। और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भी केरला में जाता होगा, राजस्थान का व्यक्ति असम में भी जाता होगा, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं ज्यादा बड़ी नहीं है। अब देखना, हम कुछ इस तरह से मैप बना लेते हैं। इसको छोटा सा यूरोप मान लो आप। ये आधा यूरोप मान लो, ठीक है, आधा लाख पूरा ही है। ये यहाँ पे पुर्तगाल देश हो गया। यहाँ से लोग कहाँ आए थे?
सबसे पहले यहीं के लोग आए थे भारत में। पुर्तगाली और फिर यहाँ हो गया ये स्पेन, और फिर यहाँ हो गया ये फ्रांस, ये कुछ इस तरह से इटली हो गया, और यहाँ एक जिसको हम वो बोलते हैं स्विट्जरलैंड, और भी छोटे छोटे देश हैं। तो ये ऊपर है जर्मनी, यानी जर्मनी की बाउंड्री फ्रांस से लगी हुई है, और फ्रांस के नीचे क्या है, ये है भूमध्य सागर। देखो म्यांमार भूटान यहाँ तो है नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूरोप की, और वो सब ये है एशिया में, यानी बहुत दूर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर में इटली है। ये एक देखो, ये जूता सा दिख रहा है, ये जैसे हम वो बूट नहीं पहनते हैं, उसके शेप में जो देश है उसे बोलते हैं इटली। अब देखो इटली के पास यहाँ द्वीप भी हैं छोटे छोटे, 2 बड़े द्वीप हैं इधर, एक इधर है एक इधर है। ये जो फ्रांस के पास पड़ता है ये फ्रांस के अंडर आता है, और ये इटली के अंडर आता है। हालांकि ये इटली के भी पास में है, लेकिन ये फ्रांस के पास में। ठीक, और जर्मनी में जो हिटलर है ना, वो यहाँ कहीं एक और देश है, वो इमेज छोटी है तो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, ये जो देश, ये जो छोटा सा टापू है ना, द्वीप, यहाँ का एक व्यक्ति था जो फ्रांस में गया, फिर फ्रांस से जर्मनी में गया, इस तरह से हिटलर पहुंचा था जर्मनी। ठीक, और यहाँ एक राजा था जो शायद लुई 16वां था या 14वां, यहाँ का व्यक्ति था, यहाँ जो यहाँ का राजा बना था, उस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो कुछ इस तरह से है जो कनेक्ट करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया एक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, उस समय यूरोप में काफी प्रभाव था उसका। जैसे कि आप मान लो अपने भारत में सिक्किम एक राज्य है, न्यूज में ज्यादा सुनते हैं, नहीं सुनते, मगर महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है, इनका नाम आप ज्यादा सुनते हैं न्यूज में, सिक्किम की अपेक्षा। ऐसे ही प्रभावशाली जो देश रहते हैं उनके नाम ज्यादा चलते हैं। ऑस्ट्रिया का उस समय, और इनके पास जब मेहनती लोग होते हैं तो वो बहुत बहुत काम करते हैं, नए नए स्टार्टअप करते हैं, तो उनके पास धन भी बहुत होता है। तो पूरे यूरोप में जो बड़े बड़े मार्केट थे ना, वहाँ यहूदियों की बड़ी बड़ी दुकानें थी, बहुत ज्यादा प्रभाव था उनका। उस समय जब जर्मनी में युद्ध चल रहा था ना, तो उस युद्ध को भी प्रभावित कर रहे थे यहूदी। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होगा उसके पास सब कुछ होगा, पैसे से हथियार खरीद, वेपन जो कि मारक क्षमता के लिए जरूरी है, आर्टिलरी वगैरह, वो कहाँ से आएंगे? पैसा। जब आप किसी दूसरे को पैसा नहीं देंगे तो वो तो आपको देगा नहीं। ऐसे ही उस समय यहूदियों का पैसा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग हो रहा था। डायरेक्टली यहूदी लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे, उनका पैसा यूज हो रहा था, और हिटलर इस चीज से परेशान था। हिटलर उस समय जर्मनी का शासक हुआ करता था। हिटलर इस बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हम सभी के लिए निकाला। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सर की बात समझ में आ गई हैं, और मेरे जितने भी यूट्यूब के बच्चे हैं, मैं उनसे सभी से यही कहूँगा कि आपको जितनी भी टिप्स सर के द्वारा बताई गई हैं, उन सभी टिप्सों को अपने जीवन में पालन करें, तो आपको बहुत ही अच्छी उसके परिणाम मिलेंगे। और सर ने जिन जिन बिंदुओं पर बात की है विस्तार से, आप उन बिंदुओं पर बहुत विचार करें और उन्हें गहनता से समझें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलना ही जायज़ होगा। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सर वर्तमान में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, वह अपना कीमती समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। सर का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो सर ने अपना कीमती समय हम सभी को दिया। धन्यवाद सर, जो आप हमारी कोचिंग में वेलकम। जो भी आप सबको बताया है उन सबको बिल्कुल समयबद्ध तरीके से पालन करें, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए आप किसी प्रकार से अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। जितना भी समय है, जो भी समय आप निकाल पा रहे हैं, उसमें विधिवत तरीके से पूरा
समय लगाएं और आपका रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए पर डे का। जो भी आप पर डे टाइम जितना भी जिस सब्जेक्ट को दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए, और जो भी आपने रिवाइज कर लिया है वो अपने सर को सुनाएं और उसका फीडबैक लें।